21 अगस्त 1969 को मस्जिद अक्सा के अंदर आग लगा दी गई। आग लगाने वाला एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी सिटीजन था जो टूरिस्ट का वीज़ा पर इसराइल घूमने गया हुआ था। इस वाक़ये के बाद इस वक्त के मुफ्ती आज़म फ़िलिस्तीन अमीनुल हुसैनी ने आलम इस्लाम को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का पैगाम दिया। हिंदुस्तान भी OIC का मेंबर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के प्रेशर की वजह से और कश्मीर के मामलों की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। जिस मकसद से OIC की बुनियाद रखी गई, अगर उनका मकसद और नीयत दुरुस्त होती तो आज फ़िलिस्तीन में इसराइली यहूदियों की शायद वो हिम्मत ना होती जो आज वो कर रहे हैं। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद सऊदी अरब के तीसरे बादशाह थे। 1964 से लेकर 1975 तक उनका दौरे हुकूमत रहा और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इस्लामी दुनिया के इत्तिहाद और यूनिटी के लिए अहम रोल अदा किया। 21 अगस्त 1969 को मस्जिद अक्सा के अंदर आग लगा दी गई। आग लगाने वाला एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी सिटीजन था जो टूरिस्ट का वीज़ा पर इसराइल घूमने गया हुआ था। ये वाक़या इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़ा सानिहा था और इसने आलम इस्लाम में गम और गुस्से की लहर पैदा कर दी। इस आग की वजह से मस्जिद अक्सा में रखा हुआ 800 साल पुराना मिंबर बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने दौरे हुकूमत में बनवाकर अपने हाथों से रखवाया था। ये मिंबर इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार समझा जाता था, जिस पर कुरानी आयात और खूबसूरत नक्काशी मौजूद थी। इसके अलावा मस्जिद अक्सा की पुरानी छत भी आग की वजह से मुतासिर हो गई। इस वाक़ये के बाद इस वक्त के मुफ्ती आज़म फ़िलिस्तीन अमीनुल हुसैनी ने आलम इस्लाम को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का पैगाम दिया और आलम इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामी दुनिया को एक होने का पैगाम दिया। फ़िलिस्तीनी मुफ्ती आज़म की आवाज़ पर मराकश और सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल ने मुस्लिम दुनिया के इत्तिहाद के लिए कदम आगे बढ़ाया। शाह फैसल ने दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक को एक जगह इकट्ठे होने की दावत दी और इस दावत पर इस्लामी दुनिया के 57 मुल्कों के हुक्मरान मराकश यानी मोरक्को के शहर रबात में इकट्ठे हो गए और 57 मुल्कों की इस कॉन्फ्रेंस में इस्लामी दुनिया के इत्तिहाद के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई, जिसे आज OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहा जाता है। इसी वाक़ये के बाद और इसी मीटिंग में OIC का अमल वजूद में आया। OIC दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाली सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मकसद इस्लामी दुनिया के इत्तिहाद को फ़रोग़ देना, मुसलमानों के मसाइल को उजागर करना और 57 मुल्कों के दरमियान एक दूसरे की मदद करना है। 1974 में सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल OIC की कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पाकिस्तान भी गए। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक इस्लामिक बैंक IDB यानी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की बुनियाद भी रखी, जिसे इस्लामी दुनिया की तरक्की के लिए और किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए कायम किया गया था। आज के वीडियो में और ज़्यादा तफसील से OIC और IDB के बारे में बात करेंगे, जो मौजूदा दौर में इस्लामी दुनिया के हालात के बीच एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। OIC का हेड क्वार्टर सऊदी अरब के जद्दा में है। इसका सबसे बड़ा और पहला मकसद इस्लामी दुनिया के इत्तिहाद को और भाईचारे को फ़रोग़ देना है। इसके बाद इस तंजीम और इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला और बड़ा मकसद फ़िलिस्तीन के मसले और यरूशलेम की आज़ादी को अव्वलीन तरजीह देना है। इसके बाद इस्लामिक एजुकेशन और इस्लामिक कल्चर और सिविलाइजेशन को फ़रोग़ देना और प्रमोट करना। इसके अलावा दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर मुअस्सिर आवाज़ बुलंद करना, मुस्लिम मुल्कों के आपसी विवादों को पुरअमन तरीके से हल करना, एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की के लिए 57 मुल्कों की एक दूसरे के ज़रिए मदद करना और एक दूसरे को फाइनेंशियल और बिज़नेस और टेक्नोलॉजी के मैदान में सपोर्ट करना। OIC के क़याम के ये कुछ अहम मकसद थे, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल कि OIC अपने इन मकासद में कितनी कामयाब रही। OIC ने फ़िलिस्तीनियों की हमेशा हिमायत की है और इसराइल की हरकतों की हमेशा मजम्मत भी की है। OIC ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कई बार कोशिश भी की है और आपसी मुस्लिम दुनिया के विवादों को सुलझाने की कोशिश भी रही, लेकिन यह हकीकत है कि OIC अपने इन सभी मकासद में नाकाम रही है और इसकी जो बड़ी वजह रही है और इसके लिए जिन अहम चैलेंजेस का सामना OIC को रहा है, वो है OIC के कई मेंबर्स के बीच कई सियासी इख्तिलाफात और तनाज़ात जो OIC के इत्तिहाद यानी यूनिटी को कमज़ोर बनाते हैं।
OIC पर अक्सर तनकीद की जाती है कि OIC की तरफ से बयान तो जारी किया जाता है, लेकिन उन पर अमल करने के लिए कोई इम्पोर्टेंट स्टेप्स नहीं लिए जाते और ना ही खुद OIC इस पर अमल करती नजर आती है। इसके अलावा OIC ग्लोबल अफेयर्स में ज़्यादा इम्पैक्टिव रोल अदा करने में भी नाकाम रही है। इसके अलावा अब बात करते हैं IDB इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के बारे में। IDB का मिशन था कि वो 57 मेंबर्स मुल्कों की इकोनॉमी को मजबूत करे और इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट और तरक्याती मंसूबों के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैदा करे। IDB का मिशन था कि वो 57 मुल्कों में से गरीब मुल्कों की इकोनॉमी को बेहतर बनाने में उन्हें सपोर्ट करे और इन सभी 57 मुल्कों में एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इन्हें सपोर्ट करे। इसके अलावा इस इस्लामिक बैंक का एक अहम काम सूद से पाक इस्लामी मालियाती निज़ाम के तहत इन्वेस्टमेंट करना और 57 मुल्कों के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप वगैरह का इंतज़ाम कराना। IDB ने 57 मुल्कों में से कई मुल्कों में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत ज़रूरत के तौर पर एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स को बेहतर बनाने के लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। इस्लामी मुल्कों में हज़ारों पुल, सड़कें, स्कूल और हॉस्पिटल्स IDB की मदद से तामीर कराए गए हैं। गरीब मुल्कों में छोटे कर्जे और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कई अहम स्टेप्स भी लिए गए हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे जलजला, सैलाब और इस तरह की आफतों से निपटने के लिए मुतासिर मुल्कों की IDB की तरफ से मदद भी की गई है। लेकिन IDB में जो फंड इकट्ठा होता है वो 57 मुल्कों का हिस्सा होता है। सभी मुल्क IDB में अपनी अपनी तरफ से रकम जमा करते हैं। IDB के जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं, बैंक के इस्टेब्लिशमेंट के वक्त उनका रोल और शेयर कुछ इस तरह था। इनमें सऊदी अरब का सबसे बड़ा शेयर रहा जो 27.9% था। दिसंबर 2023 तक IDB में कुल जमा फंड 55.3 बिलियन इस्लामिक दीनार थे, जो 57 मुल्कों की जमा की गई रकम थी। ये रकम 74.7 अमेरिकी डॉलर के करीब है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी कई बार मुसीबत के वक्त IDB का सपोर्ट मिला है। हिंदुस्तान भी OIC का मेंबर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के प्रेशर की वजह से और कश्मीर के मामलों की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन इस सब के बीच IDB के लिए एक बड़ी मुश्किल ये है कि इन 57 मुल्कों के मेंबर्स के बीच आपसी इख्तलाफात और तनाज़ात की वजह से इसे वो इम्पोर्टेंस और वो ताकत नहीं मिल पाती जो इसे मिलनी चाहिए थी। और ये भी हकीकत है कि जिस मकसद और जिस मिशन के साथ OIC और IDB को इस्टेब्लिश किया गया था उसमें वो खरा नहीं उतर पाए हैं और उनकी नाकामी ज़ाहिर भी है। और इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह है इस्लामी मुल्कों के आपसी इख्तलाफात यानी डिफरेंसेस। अगर OIC के मेंबर्स में मजबूत इत्तेहाद होता और ये सभी मुल्क सिर्फ अपने मफादात तक महदूद ना होते तो शायद उम्मत मुस्लिमा की एक बहुत बड़ी तबाही को रोका जा सकता था। मुल्क शाम यानी सीरिया में लाखों इंसानों की जान बच सकती थी। म्यांमार के मुसलमानों की मदद की जा सकती थी। इन सभी मुल्कों के इत्तेहाद और मुअस्सिर अंदाज की वजह से हिंदुस्तान में हर रोज़ की मॉब लिंचिंग्स की घटनाएं रुक सकती हैं। जिस मकसद से OIC की बुनियाद रखी गई, अगर उनका मकसद और नीयत दुरुस्त होती तो आज फ़िलिस्तीन में इसराइली यहूदियों की शायद वो हिम्मत ना होती जो आज वो कर रहे हैं। सऊदी अरब के बादशाह अकेले शाह फैसल का वो कदम कभी भी भुलाया नहीं जा सकता जब 1973 में उसने अमेरिका और यूरोप के मुल्कों को अपनी गाड़ियों को रस्सों से खींचने पर मजबूर कर दिया था। ये वो वक्त था जब अमेरिका को घुटनों के बल झुकना पड़ा था। आज इन सभी मुल्कों के पास उस वक्त से ज़्यादा ताकत है और जियोपॉलिटिक्स में आज शायद और भी ज़्यादा इन मुल्कों की इम्पोर्टेंस है। लेकिन एक बड़ा सवाल और, क्या IDB को 57 मुल्कों के अलावा दुनिया के तमाम मुसलमानों की मदद के लिए आगे नहीं आना चाहिए जिन्हें हर जगह मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? अगर IDB दुनिया के तमाम मुसलमानों की मदद करता तो शायद आज बहुत से दुनिया के मुसलमान तरक्की याफ्ता होते, चाहे दुनिया भर के मुसलमानों के ज़रिए फ़ंड जमा कराया जाता। ऐसी सूरत में और कई मुल्कों के मुसलमानों को जैसे बर्मा यानी म्यांमार के मुसलमानों की तरह दर दर नहीं भटकना पड़ता। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।